हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। क्या होता है मोनोपोली, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मोनोपोली मार्केट की मीनिंग क्या है। मोनो मीन्स वन और पॉली मीन्स सेलर। तो मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल फर्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोनोपोली, मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स सेलर। तो जहाँ पर कोई एक ही किसी वस्तु या सेवा का विक्रय करने के लिए केवल एक ही सेलर हो, तो ऐसा मार्केट मोनोपोली मार्केट कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट एज मोनोपोली इन प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई, रेलवेज एटसेट्रा। अभी तो रेलवे नहीं है, अभी तो रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो प्राइवेट कंपनीज भी रेलवे को चलाने लगी है, लेकिन पहले ये एग्जाम्पल लिया जाता था। तो मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग ऑल द आउटपुट। ये आउटपुट किस तरह का हो सकता है? वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। पहला फीचर है अ सिंगल फर्म। मोनोपोली मार्केट में, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है, कि एक सिंगल फर्म होता है। मतलब मार्केट में एक वस्तु, किसी पर्टिकुलर वस्तु या सेवा का विक्रय करने के लिए केवल एक सिंगल फर्म होता है, वही उद्योग होता है। ठीक है, मतलब उद्योग क्या होता है? फर्मों का कलेक्शन होता है। उसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी फर्में मिलकर उद्योग को बनाती हैं, उद्योग बनाती है। तो यहाँ पर एक ही फर्म होती है जो उस वस्तु को उत्पादित कर सकती है और दूसरी फर्म कंपटीशन में होती ही नहीं है, तो वो फर्म ही उद्योग होती है। एकाधिकार में एक वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और यहाँ पर बायर्स की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन सेलर केवल एक ही होता है। किसी प्रकार की कोई नेचुरल कंडीशन होगी या फिर लीगल रेस्ट्रिक्शन होगा, उसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, स्टेट मोनोपोली होती है, एटसेट्रा। तो मोनोपोलिस्ट इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द गुड। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कंडीशंस और लीगल रेस्ट्रिक्शन। ये लीगल रेस्ट्रिक्शन और नेचुरल कंडीशंस कैसे हो सकते हैं? पेटेंट लॉ, कॉपीराइट्स, सोल लीडरशिप और स्टेट मोनोपोली एटसेट्रा इस फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉपीराइट या पेटेंट का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप लोगों ने डालडा सुना है? डालडा वर्ड सुना होगा। डालडा क्या होता है? वनस्पति घी का एक घी को प्रोड्यूस करने वाली एक कंपनी। तो जब ये वनस्पति घी मार्केट में आई थी, तो सबसे पहले डालडा कंपनी ने इसे बनाया था, तो उसने कॉपीराइट ले लिया था, अपने नाम से पेटेंट करा लिया था। तो उस समय ये था कि बहुत समय तक के, जितने साल का पेटेंट लिया हुआ होता है उतने साल तक कोई और कंपनी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब डालडा ने पेटेंट यदि करवाया था वनस्पति घी को, तो वनस्पति घी कोई और कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। तो मार्केट में केवल एक ही कंपनी, डालडा का ही वनस्पति घी अवेलेबल होता था। तो इतना ये कंपनी मार्केट में हावी हो गई थी कि हम लोग उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के नाम से नहीं बल्कि उसकी कंपनी के नाम से जानते थे। मतलब वनस्पति घी को आज भी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग, 5% लोग भी नहीं जानते होंगे कि डालडा कंपनी का नाम है और वनस्पति घी उसका प्रोडक्ट है। हम लोग को आज भी जब किसी और कंपनी का वनस्पति घी लेना होता है, तो मार्केट में हम दुकानदार के पास जाकर बोलते हैं भैया डालडा दे देना, तो वो किसी और कंपनी का वनस्पति घी निकाल कर हमको दे देता है। मतलब कंपनी प्रोडक्ट पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बन गई थी, उसके नेम का सब्स्टिट्यूट बन गई थी। आज हम लोग डालडा को वनस्पति घी ही समझते हैं। डालडा मतलब वनस्पति घी, लेकिन डालडा केवल कंपनी का नाम है, उसका प्रोडक्ट है वनस्पति घी। एक और एग्जांपल आपके आसपास है। यदि आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अपनी डेली लाइफ में उस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो सोचिएगा और यदि आपको पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दूसरा फीचर है नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द कमोडिटी द प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। हम लोगों ने पहले ही देखा ये। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में हम लोगों ने देखा था कि उद्योग कीमत का निर्धारण करती है और जो भी कीमत निर्धारित कर देती है उद्योग, हर फर्म को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो अपनी ओर से कीमत का निर्धारण नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मोनोपोली मार्केट में
जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो चूंकि अकेला विक्रेता होता है तो वह कीमत अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। वो उसका मार्केट पे पूरा नियंत्रण होता है। वो कितनी भी क्वांटिटी चाहे बेचे, यदि वो कम प्रोड्यूस करेगा तो कम अवेलेबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट की मार्केट में, जिससे उसकी रेट वो बढ़ा के बेच सकता है। यदि वो ज़्यादा सेल करना चाहेगा तो वो ज़्यादा अवेलेबिलिटी करेगा मार्केट में, जिससे उसके प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो चाहे तो कीमत को बढ़ा सकता है और चाहे तो कीमत को घटा सकता है। वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग कीमतें भी ले सकता है अपनी एक ही वस्तु की। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस ऑल द आउटपुट इन द पर्टिकुलर मार्केट, क्योंकि वो एक ही फर्म होती है। हम लोगों ने देखा कि उस वस्तु को प्रोड्यूस करने वाली केवल एक ही फर्म है। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, ना कि प्राइस टेकर। ओके। मोनोपोली मार्केट में एंट्री में बैरियर होते हैं, बैरियर्स टू एंट्री। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो भी कंपनी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट कर लेती है तो उसे वो पेटेंट करा सकती है अपने नाम से। तो उसने पेटेंट करा लिया तो उस वस्तु को कोई और, जितने साल के लिए उसने पेटेंट कराया है उतने साल तक कोई और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये बैरियर हो गया, दूसरी कंपनीज के प्रवेश के लिए उस उद्योग में बैरियर हो गया। तो इस तरह से मोनोपोली मार्केट में बैरियर होता है एंट्री में, दैट इज एंट्री इज ब्लॉक्ड। और बैरियर may be economic, institutional or artificial in nature. As a result, a monopoly firm earns abnormal profit, क्योंकि वो अकेली कंपनी होती है, अकेली सेलर होती है उस प्रोडक्ट को सेल करने वाली, तो इसलिए उसे लॉन्ग टर्म में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। Another feature of monopoly market, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कीमत विभेद। कीमत विभेद मतलब वो कोई भी मोनोपोलिस्ट अलग अलग मार्केट में अलग अलग कीमत अपने प्रोडक्ट की ले सकता है। जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो बायर्स हैं वो इसकी ज़्यादा कीमत नहीं दे सकते, यदि मैं कम कीमत पे बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट की कीमत कम रखेगा। जहाँ पर उसे लगेगा कि इस मार्केट में यहाँ पर रिच पर्सन्स है तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कीमत मिल सकती है, तो वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की कीमत हाई रख सकता है। तो इस तरह से वो डिफरेंट मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट की कीमतें डिफरेंट रख सकता है। ये कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब वो जिस मार्केट से जितना अधिक पैसा ले सकता है वो लेने की कोशिश करेगा और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। मोनोपोली मार्केट को हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एम आर कर्व है और ये हमारा ए आर कर्व है। तो चित्र से ये दिखाई दे रहा है कि एम आर कर्व की ढाल जो है वो ए आर कर्व की ढाल से ज़्यादा है। मार्जिनल रेवेन्यू की ढाल एवरेज रेवेन्यू की ढाल से ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट कम होता जाएगा। हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में डिफरेंस क्या है, क्या कंपैरिजन किस तरह से हो सकता है इनका। तो पहले अजम्पशंस देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। यहाँ पर मोनोपोली मार्केट में वन सेलर होता है। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। हम लोगों ने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक समान होते हैं। यहाँ पर इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है बस। और यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। फर्में आसानी से मार्केट में प्रवेश कर सकती हैं और बाहर भी निकल सकती है, पर यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री होता है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। प्रॉफिट कंपैरिजन देखते हैं परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली में। परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते हैं, वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन करते हैं। सारे फर्म्स केवल नॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं, लेकिन मोनोपोली मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न किया जाता है बाय प्रोड्यूसर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में हम लोग जानते हैं कि जो परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, उस मार्केट में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर होती है। लेकिन मोनोपोली मार्केट में प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, मतलब जिस कॉस्ट पर कोई प्रोड्यूसर उत्पादन कर रहा होता है उससे अधिक कीमत पर वो उसे
बेचता है अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर चूँकि मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस ज़्यादा होती है, इसलिए रिसोर्सेज का एलोकेशन परफेक्ट नहीं होता है, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। कुछ साधन बचा लिए जाते हैं, कम उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाता है, चूँकि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए उसकी कीमतें बढ़ जाती है, इसीलिए वो मार्जिनल कॉस्ट से अधिक प्राइस हो जाती है। तो रिसोर्सेज का परफेक्ट या ऑप्टिमल एलोकेशन नहीं होता है, जिससे कि लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर होता है, जबकि ये कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। वहाँ पर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन होता है और मैक्सिमम आउटपुट मिलता है।